बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने विद्यालय को अब तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम जो दूरदर्शन के माध्यम से आपका विद्यालय आपके घर लेकर आए हैं, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित का एक पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को शुरू करेंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। बच्चों, कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान के पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान के पाठ कृषि के बारे में कुछ और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। मान लीजिए कि हमने एक वृत्ताकार ढेरी लिया है। इस प्रकार के बहुत सारे ढेरी को हम सीधा ऊर्ध्वाधर रखते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए, ये हमने पहली ढेरी रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस प्रकार हमने कुल 15 ढेरी रखी है सीधी ऊर्ध्वाधर। तो जब आप ढेरियों को इस प्रकार से रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक लंबवृत्तीय बेलन और इसी प्रकार की आकृति को हम कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन, क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है और ढेरी को आधार से लांबिक रूप में रखा गया है, इसलिए यह एक लंबवृत्तीय बेलन है। अब आइए हम जानेंगे कि किस तरह की आकृति को हम एक लंबवृत्तीय बेलन नहीं कह सकते। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हमने ढेरियों को कुछ इस प्रकार से रखा है। जब हमने ढेरी को इस प्रकार से रखा तो यह हमें सीधी नहीं दिख रही है, इसलिए इस प्रकार के ढेरी के समूह से प्राप्त हुई आकृति को हम लंबवृत्तीय बेलन नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, इस तरह की ढेरी के समूह को भी हम लंबवृत्तीय बेलन नहीं कह सकते हैं। आइए लंबवृत्तीय बेलन के कुछ उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर आपको जो आकृतियां दिख रही हैं, ये सभी आकृतियां उदाहरण है एक लंबवृत्तीय बेलन का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। जैसा कि अभी आपने देखा, एक लंबवृत्तीय बेलन में 2 वृत्ताकार आधार होते हैं। उस बेलन की कुछ ऊंचाई होती है और ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आधार वृत्ताकार है तो उसका कोई ना कोई त्रिज्या
होता होगा। अब हम सूत्र प्राप्त करेंगे लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यह जो लंबवृत्तीय बेलन हमें बनता हुआ दिख रहा है, यह एक आयताकार शीट से बना हुआ है जिसमें कि दो वृत्ताकार आधार होती हैं। यहाँ पर हमने बेलन की लंबाई को माना है h, आधार की त्रिज्या को माना है r, परिधि को माना है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर होता है पाई r वर्ग के। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं आयताकार शीट के क्षेत्रफल के जितना, जिसकी लंबाई है बेलन के आधार का परिमाप और चौड़ाई है ऊंचाई। आइए देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन के आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, जो कि बराबर होता है 2 पाई r के, जिसे हम गुणा कर रहे हैं h से। तो हमें प्राप्त हो रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। तो यहाँ पर आपको लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहला सूत्र प्राप्त हुआ है, जो कि है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है 2 पाई r h के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दोनों वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल से। तो चलिए इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 पाई r h योग 2 पाई r वर्ग, जहाँ से हम 2 पाई r को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r गुने h प्लस r। तो यहाँ से आपको दूसरा सूत्र मिला है, जो कि है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है 2 पाई r गुने h प्लस r के। चलिए अब हम इन दोनों सूत्र का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर वर्ग है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी गई है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें ज्ञात करना है बेलन के आधार का व्यास। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है बेलन की लंबाई, जो कि बराबर है 14 सेंटीमीटर के, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर है 88 सेंटीमीटर वर्ग के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या r है और इस प्रश्न में जैसा कि आप सब जानते हैं हमें दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान प्रतिस्थापित करके इसे समीकरण 88 सेंटीमीटर वर्ग के करेंगे, यानी कि 2 पाई r h बराबर होगा 88 सेंटीमीटर वर्ग के। यहाँ पर हम अब पाई और h के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम यहाँ पर इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 22/7 गुने r गुने 14 सेंटीमीटर बराबर 88 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r बराबर 88/2 गुने 22 गुने 2 सेंटीमीटर, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें बेलन की त्रिज्या प्राप्त हुई है, जो कि बराबर है 1 सेंटीमीटर के। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमारे पास वृत्ताकार आधार की त्रिज्या दी गई हो तो हम उससे व्यास बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि व्यास बराबर होती है त्रिज्या के 2 गुने के। तो यहाँ से हमें बेलन के आधार का व्यास मिल जाएगा 2 गुने 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए
500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर वर्ग में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है रोलर का व्यास जो कि बराबर है 84 सेंटीमीटर के, और रोलर की लंबाई दी गई है जो कि बराबर है 120 सेंटीमीटर के। तो चलिए यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं रोलर की त्रिज्या जो कि बराबर होगी 84/2 सेंटीमीटर के, यानी कि 42 सेंटीमीटर के। तो अब हमारे पास रोलर की त्रिज्या भी है और रोलर की लंबाई भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के द्वारा जो कि बराबर होता है 2 पाई आर एच के। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई, आर और एच के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से हमें रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा 2 गुने 22/7 गुने 42 गुने 120 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 22 गुने 6 गुने 120 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 31,680 सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ से हमें रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है जो कि बराबर है 31,680 सेंटीमीटर वर्ग के। और यही हो जाएगा हमारा रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हमें प्राप्त हो गया है रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे रोलर के 500 चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल। तो रोलर के 500 चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान के क्षेत्रफल को गुणा करके 500 से। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। जब हम 500 को गुणा करेंगे 31,680 सेंटीमीटर वर्ग से तो हमें प्राप्त होगा 15840000 सेंटीमीटर वर्ग, और हमें रोलर के 500 चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना था मीटर वर्ग में। तो चलिए अब हम सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल को मीटर वर्ग क्षेत्रफल में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें मीटर वर्ग क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए 15840000 सेंटीमीटर वर्ग को जब हम 10,000 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यह मीटर वर्ग में। तो चलिए इसे भाग देते हैं और ज्ञात करते हैं सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल को मीटर वर्ग क्षेत्रफल में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा यह 1584 मीटर वर्ग, यानी कि मैदान का मीटर वर्ग में क्षेत्रफल हो जाएगा 1584 मीटर वर्ग। तो इस तरह हमने मैदान का क्षेत्रफल मीटर वर्ग में ज्ञात कर लिया। तो अभी आपने इन दोनों प्रश्नों में देखा कि किस तरह हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, डेली टेस्ट 3। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए 2 पाई आर गुना एच प्लस आर, बी 2 पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी 2 पाई आर एच, डी 2 पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए 2 पाई आर गुना एच प्लस आर, बी 2 पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी 2 पाई आर एच, डी 2 पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 3,
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 180 सेंटीमीटर वर्ग, बी 205 सेंटीमीटर वर्ग, सी 105 सेंटीमीटर वर्ग, डी 748 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 4, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 125 सेंटीमीटर वर्ग, बी 250 सेंटीमीटर वर्ग, सी 500 सेंटीमीटर वर्ग, डी 550 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से बेलन के वृत्ताकार आधार की परिधि क्या होती है? ए 2 पाई आर, बी 3 पाई आर एच, सी 4 पाई आर एच, डी 2 पाई आर गुना एच प्लस आर। सही उत्तर है प्रश्न 1 का सी, प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 3 का डी, प्रश्न 4 का डी, प्रश्न 5 का ए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने
और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ विश्व युद्धों का इतिहास का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व युद्ध यानी पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, युद्ध का अंत कैसे हुआ था, वर्साई की संधि क्या थी और पहले विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत बहुत ही एक मामूली घटना से हुई थी। अगर पूरा यूरोप
गुटों में न बटा होता और कटुता का माहौल न होता तो शायद ये विश्व युद्ध कभी होता ही नहीं। 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी, जिन्हें सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। और इसी तरह 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस युद्ध के बीच और भी दूसरे देश आने लगे। रूस ने सर्बिया को पूरी तरह सहायता देने का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गईं और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी क्रम में और भी देश जो हैं वो इस लड़ाई में शामिल होते गए। जापान ने जर्मनी के उपनिवेशों को हथियाने के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा, लेकिन वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया और इस तरह आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के कारणों के रूप में सामने आई। चलिए अब देखते हैं कि 1914 में शुरू हुए इस विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। 1917 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी और वह थी रूस का युद्ध से अलग हो जाना। युद्ध के चलते रूस के 6 लाख से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे और रूस की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही दयनीय हो गई थी। रूस में चुनी गई नई बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियार बिना और युद्ध के हर जाने बिना शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। रूस का ये फैसला आंतरिक व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी आ रही थी उसके कारण था और रूस के लिए जरूरी था, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किल शर्तें रूस के सामने रखी। इन कठिन शर्तों के बावजूद रूस युद्ध से बाहर हो गया और इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। मार्च 1918 में रूस जर्मनी के बीच एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूरी तरह से अलग हो गया। दोस्तों, रूस के युद्ध से हट जाने के बाद और भी कई देशों में से शांति की और युद्ध को समाप्त करने की आवाजें उठने लगी और ये आवाजें और कहीं से नहीं बल्कि उन देशों से आ रही थी जो कि युद्ध में शामिल थे और आवाज उठाने वाले लोग थे उन देशों की जनता। जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे और रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ। दोस्तों, ये सब हो ही रहा था कि जर्मनी के न्यू नौका नामक पनडुब्बी ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डुबाना शुरू किया, जिसमें से एक जहाज था लुसितानिया। लुसितानिया के डूबने के बाद अमेरिका से प्रतिक्रिया हुई क्योंकि इस जहाज में अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी। दोस्तों, अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बहुत ही बदल गई। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान शुरू किया और जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। इस स्थिति को देखते हुए बाकी देशों ने भी धीरे धीरे आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दौरान जर्मनी में एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया
जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला गया। नई जर्मनी की सरकार जो थी वो 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मान गई और इसी प्रकार पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के समाप्त होने पर कई तरह की शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इन सब में से जरूरी थी वर्साई की संधि। जनवरी और जून 1919 के बीच जो भी राष्ट्र विजयी थे उनका एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में हुआ और फिर पेरिस में भी हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। इन विजयी देशों के नेता शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और जो भी देश पराजित हुए थे उनके मत्थे इस पूरे युद्ध का भार डाल रहे थे। पराजित देश इस सम्मेलन में कोई भाग नहीं ले पा रहे थे और रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। दोस्तों, मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। इसे वर्साई की संधि का नाम दिया जाता है। पराजित हुए देश जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और इस संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया और उसके सभी उपनिवेशों को या तो स्वतंत्र कर दिया गया या विजयी देशों के बीच बांट लिया गया। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो भी हानि हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा और जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई और उसकी वायु सेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार को भी छीन लिया गया। दोस्तों, इन सभी शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था राष्ट्र संघ, जिसे अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत में इसकी चर्चा थी। इस राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। इस राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैनिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या थे। दोस्तों, विश्व युद्ध का जो परिणाम था वो बहुत ही भयावह था और इसकी व्यापकता और बर्बादी त्रासदपूर्ण थी। इस युद्ध से लगभग 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। लड़ाई में या अन्यथा मरने वालों की संख्या 90 लाख बताई जाती है और कई लोग अपंग भी हो गए। विभिन्न देशों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इसके अलावा इस युद्ध के बाद कई देशों में राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो बदल गई। पहले विश्व युद्ध के बाद कई देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया और कई राजतंत्र नष्ट हो गए और उनकी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। इसी के साथ साथ नई साम्यवादी सरकार से भी विश्व जनमत रूबरू हुआ। दोस्तों, इस युद्ध से पहले यूरोप का वर्चस्व पूरी दुनिया में था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। अमेरिका ने सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया और इसके कुछ ही समय बाद विश्व रंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। इस परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए एशिया और अफ्रीका के देशों में भी चल रहे जो स्वाधीनता आंदोलन थे उन्हें बल मिला। चलिए दोस्तों, इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा।
एक बार नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी और उसका अंत कैसे हुआ था। हमने वर्साई की संधि पर भी चर्चा करी और हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पाठ 4 विश्व युद्धों का इतिहास जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे और उसके कारण जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका 5वां भाग करेंगे जो कि इसका आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की और उसके बाद हम बात करने वाले हैं साबुन और अपमार्जक की। ना यहाँ पर साबुन और अपमार्जक की बात हम कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि साबुन और अपमार्जक को बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक की और उसके बाद में हम अलग से साबुन और अपमार्जक को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। पहला कंपाउंड है एथेनॉल। अब पीछे का जो OL आपको दिख रहा है उससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है अल्कोहल का। दैट मीन्स जो एथेनॉल होता है वो एक अल्कोहल है। अब क्या आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? ना यहाँ पे आगे इथ है यानी कि इथीन लगा हुआ है। दैट मीन्स 2 कार्बन एटम होंगे और पीछे OL लगा हुआ है यानी कि आखिरी में OH आएगा। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CH2OH। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया था तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल होता क्या है कि एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पर आपको नाम दिया होता है और आपको फॉर्मूला बताना होता है, तो वहां पे बस आपको थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है। बट यहाँ पे हम फॉर्मूलों की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर जानने वाले थे एथेनॉल की प्रॉपर्टीज को। अब इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एथेनॉल को हम सामान्यतः अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई भी अल्कोहल की बात करे और ये मेंशन ना करे कि वो कौन से अल्कोहल की बात कर रहा है तो हम मोस्ट प्रोबेबली एथेनॉल की बात कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि हर नशीले पेय पदार्थ में एथेनॉल होता है। दरअसल एथेनॉल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल जो होता है उसे पिया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल और जितने भी अल्कोहल हैं उन्हें पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए जहरीले होते हैं। परंतु एथेनॉल को हम फिर भी पी सकते हैं। परंतु एथेनॉल में भी एक कंडीशन है। दरअसल जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जिनमें एथेनॉल होता है उनमें बहुत कम मात्रा में एथेनॉल होता है, जैसे कि 0.3% से लेकर ज़्यादातर ड्रिंक्स में 30% के आसपास अल्कोहल मिलता है। उससे ज़्यादा हमें आमतौर पर नहीं देखने को मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम 100% अल्कोहल की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दरअसल शुद्ध एथेनॉल बहुत ज़्यादा घातक होता है, इतना कि हम उसे पीने के बाद मर भी सकते हैं। परंतु एथेनॉल के और भी बहुत ज़्यादा अच्छे कामों में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दवाइयों में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। कफ सिरप्स और मेडिसिन जो होती हैं इनमें हम इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। पहला कारण तो ये है कि एथेनॉल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि पानी में कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पानी में नहीं मिल पाती परंतु वो एथेनॉल में मिल जाती हैं, तो उन्हें मिलाने के लिए हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा, हम कफ सिरप में भी एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया को मारता है। तो अगर हम कफ सिरप में एथेनॉल को लें तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, और यही कारण है कि इनका हम दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे एथेनॉल के गुण। चलिए अब इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, यानी कि एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, परंतु यहाँ तो C2H5 लिखा है। दरअसल आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, वहाँ पर इसे छोटा करके लिखा गया है। और अगर आप यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के नंबर गिनेंगे तो दोनों बराबर होंगे। सो इनडायरेक्टली दोनों कंपाउंड सेम है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है और साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिला है इसका नाम है सोडियम एथोऑक्साइड। तो एथेनॉल जब भी सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम एथोऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए भी हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं गर्म सांद्र H2SO4 के साथ तो हमें मिलता है ईथीन और साथ में हमें मिलता है जल। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जलीय कारक के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई H2SO4 के साथ तो इसमें से जल अलग हो गया है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीय कारक के रूप में काम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल या फिर एथेनोइक एसिड। अब लास्ट में आ रहा है ओइक एसिड, तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप का है। अब ये भी जो रूम का तापमान होता है उस पे द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसे हम आम भाषा में एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब एसिडिक अम्ल जो होता है उसका 5 से 8% विलयन जो होता है, यानी कि अगर हम 5 से 8% एसिटिक अम्ल को पानी में मिला दें तो उसे कहा जाता है सिरका। अब ये 5 से 8% जो लिखा है वो कई बुक में आपको 3 से 4% भी मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब हम कम मात्रा में एसिडिक अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है सिरका, जिसे हम इंग्लिश में विनेगर के नाम से जानते हैं। अब एसिडिक अम्ल में क्या होता है कि दरअसल जब शीत ऋतु होती है तो उसमें कई बार ये जम जाता है। वैसे तो रूम तापमान पे ये द्रव अवस्था में होता है, परंतु शीत ऋतु में तापमान थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है और इसलिए कई बार ये जम जाता है और इसीलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में कई बार जम जाता है। चलिए अब इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं। जब एथेनोइक अम्ल जो होता है वो अभिक्रिया करता है एथेनॉल के साथ, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, तो ये बनाता है एस्टर, यानी कि जब हम एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एथेनॉल की तो हमें मिलता है एक कंपाउंड जिसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं और साथ में हमें मिलता है जल। अब यहाँ पर आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं किस तरीके से इसमें से एक H और 2 OH अलग होके वाटर बनाते हैं, यानी कि जल बनाते हैं, और बाकी का जो कंपाउंड होता है वो आपस में जुड़ के एस्टर बनाता है, जिसका केमिकल नेम है इथाइल एथोनेट, बट हम इसे आम भाषा में एस्टर के नाम से जानते हैं। अब एस्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल एस्टर जो होता है इसमें सामान्यतः सुगंध मृदु होती है और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल हम परफ्यूम बनाने में करते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में। तो यानी कि एक तो इत्र बनाने में यानी कि परफ्यूम बनाने में इनका बहुत इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो हम चीज़ें खाते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि आर्टिफिशियल स्वाद डालने के लिए हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्टर की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो फिर से हमें जिनसे ये चीज़ बनी थी वो मिल जाती है, यानी कि अल्कोहल मिल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो वापस मिल जाता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। एस्टर अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल। अब ये जो अभिक्रिया है इसे हम साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने के लिए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि साबुन बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की कुछ और रासायनिक गुणों की।
जैसा कि हम नाम में देख सकते हैं कि ये एक एसिड है यानी कि अम्ल है, तो ये अम्ल की तरह बिहेव करना चाहिए, तो वही होता है। खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसा कि बाकी एसिड यानी कि बाकी अम्ल करते हैं, वो जब बेस के साथ यानी कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है लवण और जल। उसी तरीके से एथेनॉइक अम्ल भी अभिक्रिया करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एथेनॉइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एक लवण मिलता है और साथ में मिलता है जल। यहाँ पर CH3COOH हमारा अम्ल है, NaOH एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक है और साथ में हमें यहाँ पर मिलता है हमारा लवण जो कि है सोडियम एथोनेट और साथ में हमें मिलता है जल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एथेनॉइक अम्ल अभिक्रिया करता है, यहाँ पर कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। दोनों के साथ ही जब अभिक्रिया होती है तो हमें कंपाउंड जो मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद, वो सेम मिलते हैं। पहला तो हमें मिलेगा एक लवण जो कि है सोडियम एसीटेट और साथ में हमें मिलता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे हमारे गुण एथेनॉइक अम्ल के। चलिए अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की, कि साबुन किस तरीके से काम करता है और अपमार्जक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब साबुन की बात करें तो साबुन बना होता है सोडियम और पोटेशियम के लवणों से मिलकर। ये साफ सफाई के काम में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ऐसा कर कैसे पाता है। दरअसल साबुन जो होता है वो माइसेल फॉर्म करता है। यहाँ पर इसका जो एक पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि जो पानी से आकर्षित होता है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागता है। तो होता क्या है कि जब भी जो कोई धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हाइड्रोफोबिक से आकर्षित हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट उनके पास चला जाता है, परंतु हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर उनके पास जाएगा तो साथ में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी जाएगा जो उनसे दूर रहेगा थोड़ा सा। इससे होता क्या है कि जो गंदगी के कण होते हैं उनके आसपास हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी से आकर्षित होने वाले कणों का एक गोला बन जाता है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अब जो हमारा धूल का कण था वो पानी से आकर्षित हो रहा है। तो जैसे ही हम उसे फिर से पानी में डालेंगे, मान लीजिए आप अपने हाथ को धोना चाहते हैं या फिर कपड़ों को, तो जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे और वापस से बाहर निकालेंगे तो इस बार जितने भी धूल के कण होंगे वो पानी में ही रह जाएंगे और इस तरीके से जो सफाई का काम होता है वो हो पाता है। अब चलिए जानते हैं कि हमें अपमार्जक की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जो अपमार्जक होते हैं इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभार साबुन जो होता है वो जल में नहीं घुल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वो साबुन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे जो हमारा माइसेल होता है वो बन ही नहीं पाता। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं और अपमार्जक का उपयोग करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपमार्जक के अंदर पहले से हमने कुछ ऐसे लवण मिलाए होते हैं जो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे जो हमारा साबुन वाला पार्ट है यानी कि जो माइसेल बनाता है वो इनसे अभिक्रिया नहीं करता और फिर भी माइसेल बना पाता है। तो इस अध्याय में इतना ही। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की और उसके बाद हमने जाना साबुन और अपमार्जक को। धन्यवाद। क्विज 5। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी अल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी एथेनॉइक अम्ल। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी एथेनॉइक अम्ल। तीसरा प्रश्न, अल्कोहल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। चौथा प्रश्न, सोडियम और एथेनॉल की अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2 एंड ऑप्शन डी N2। पांचवा प्रश्न, एस्टर का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH3C2H5, ऑप्शन बी CH3COOC2H5, ऑप्शन सी CH3CO C2H5 एंड ऑप्शन डी CH3CONC2H5। सही उत्तर फर्स्ट ए, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ बी। कृषि। चलिए बच्चों कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में
कृषि के महत्व को बताइए। इसका उत्तर है कृषि देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि उत्पादों से ही प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। कृषि उत्पादों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीविका कृषि से आपका क्या आशय है? इसका उत्तर है यह अति प्राचीन काल से चली आ रही कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफी पुराने होते हैं। इसमें फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से मोटे अनाज उगाए जाते हैं? इसका उत्तर है भारत में मुख्य रूप से निम्न मोटे अनाजों को उपजाया जाता है: ज्वार, बाजरा, रागी, मकई। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है नाम के अनुरूप ही इसमें फसलों को व्यापार के लिए उगाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसान अपनी उपज से अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए कौन सी मुख्य भौगोलिक दशाएं हैं? इसका उत्तर है चावल उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इसकी फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। उपलब्ध है तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।